राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं सभी को राम राम। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज कमेंट आ रहे थे कि सर मुझे नंबर छोड़ने हैं या फिर नहीं छोड़ने, अपने अपने अलग अलग रीज़न थे। तो मैंने सब कुछ बिल्कुल डिटेल में एक वीडियो बना दी है, किसको नंबर छोड़ने हैं किसको नंबर छोड़ने नहीं है, बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। अब बताऊँ मैं आपको, देखिए सबसे पहले तो 5 नंबर का जो पूरा खेल है ना उसको समझिए आप। जो यहाँ पे सीईटी की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आई थी, जब सीईटी जो नया स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, तो इसमें एक नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन में एक डेट थी 31 मई 2022। आप ये मान लीजिए 31 मई को आप छोड़ दीजिए, आप माइंड में रखिए जून 2022, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट भी हुए थे बीच बीच में। तो मैं थोड़ा मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट नोटिफिकेशन मैंने फाइंड करने की कोशिश करी लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाई। लेकिन 31 मई है ना, मेरे हिसाब से ये सही है, लेकिन आप मैक्सिमम जून मान के चलिए, जून 2022, इससे ऊपर नहीं है। अब मैं बता देता हूँ जून 2022 मैंने क्यों रखा है, अभी डिटेल में हर एक चीज़ बताऊँगा। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था जून 2022 मैक्सिमम बताइए मैंने, वैसे ये 31 मई को ही हो चुका था। अब मैं अगर बात करूँ तो ये आपकी फैमिली की डेफिनेशन थी कि फैमिली का मतलब क्या होता है। अब मैं आपके सवाल बता देता हूँ, सवाल क्या क्या है। देखिए सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है, जून 2022 जो आपका जो सीईटी प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भरवाए गए थे, उसके बाद में घर में किसी की जॉब लग गई तो क्या मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स छोड़ने पड़ेंगे? तो देखिए भाई, मैं इसका आंसर दे देता हूँ। ये अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स के जो अभी रिजल्ट आया है, उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स छोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहली बात, मेंस में आपको नंबर नहीं क्लेम करने, मतलब यहाँ पे नंबर छोड़ने पड़ेंगे ही, ठीक है। प्रीलिम्स में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेंस में छोड़ने पड़ेंगे ही। पहला आपका सवाल क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं अगला सवाल। जून 2022 से पहले घर में किसी की जॉब लग गई थी, क्या मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स छोड़ने पड़ेंगे? ये सवाल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं इसमें। क्योंकि बच्चे ने क्या मतलब, आप ये समझिए, प्रीलिम्स का फॉर्म भर दिया लेकिन जो उसकी क्रूशियल डेट थी ना वो अभी ख़त्म नहीं हुई। प्रीलिम्स का फॉर्म जो है उसने भर दिया था, तो क्या उसको 5 नंबर, जैसे उसके घर में किसी की जॉब लग गई तो क्या उसे 5 नंबर छोड़ने चाहिए? तो भाई इसका आंसर है यस, उसको छोड़ने पड़ेंगे, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, ठीक है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की जो लास्ट डेट थी ना, आप ये दिमाग में रखो, अगर जून से पहले अगर आपके घर में नौकरी लग गई थी किसी की भी, तो भाई आपको नंबर छोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट डेट जाननी है तो आप आयोग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डेट जो है मेरे दिमाग में अभी नहीं है। लेकिन आप एक बार माइंड में ये रखिए, जून से पहले अगर घर में जॉब लग गई थी तो आपको प्रीलिम्स के नंबर भी छोड़ने पड़ेंगे और मेंस के नंबर भी छोड़ने पड़ेंगे। अब अगला सवाल और देख लेते हैं भाई। अब कुछ की कंडीशन अलग है। 18 मई 2023, 18 मई 2023 के बाद में घर में किसी की जॉब लग गई तो क्या मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स छोड़ने चाहिए? देखो 18 मई के बाद में अगर जॉब लगी है ना, तो प्रीलिम्स का तो मैटर ही नहीं है, प्रीलिम्स में तो आपको छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूं मेंस की, तो देखिए जो आपकी जो सीईटी मेंस की जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें लास्ट डेट 18 मई थी। इसके बाद में आपके घर में जॉब लगी है, तो बाद में लगी है तो आपको जो नंबर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको प्रीलिम्स में नंबर छोड़ने हैं, ना आपको मेंस में नंबर छोड़ने, आपको ये दोनों नंबर जो हैं वो मिलेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं भाई। अगला सवाल ये है, 18 मई 2023 से पहले घर में किसी की जॉब लग गई तो क्या मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स छोड़ने पड़ेंगे? ध्यान दीजिएगा, अगर जून 2022 और 18 मई 2023 के बीच में अगर आपकी जॉब लग चुकी है तो आपको प्रीलिम्स के नंबर तो मिल जाएंगे, प्रीलिम्स में नंबर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेंस में नंबर आपको छोड़ने पड़ेंगे, मेंस में आपको नंबर छोड़ने पड़ेंगे। ये बात आप ध्यान दे लो कि अब 18 मई से पहले अगर जॉब लग गई तो आपको मेंस में नंबर नहीं मिलेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। बेशक आपने फॉर्म 1 मई को भर दिया हो, बेशक आपने फॉर्म जो है वो अप्रैल के बीच में ही भर दिया हो, लेकिन आपको ये नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो चुके हैं आपके मार्क्स की। अब एक सबसे बड़ा सवाल,
फैमिली इनकम की डेफिनेशन क्या है, जो 1,80,000 है ना, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, आयोग में चेयरमैन साहब का कहना कुछ और है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो उसमें कुछ मतलब और है। अब मैं इस लॉजिक पे बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि हमारे अकॉर्डिंग द डेफिनेशन ऑफ फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब क्लोज सेल बी एज अंडर। अब इसमें क्या है, फैमिली की डेफिनेशन बताई है। अब फैमिली की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मेल एप्लीकेंट की, अगर मान लीजिए एक आप उम्मीदवार हो और मेल हैं, तो आपके घर में कौन कौन की किस किस की जो सैलरी जो है वो मानी जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए हिमसेल्फ, सैलरी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इन्होंने फैमिली की डेफिनेशन बोली है और इनकम किसकी चेक होती है, फैमिली की। ये एक लीगल पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा, एक लीगल पॉइंट है ये। चेयरमैन बोलते हैं कि भाई हम अगर परिवार की कुल आय 1,80,000 से हैं तो उसको हम नंबर नहीं देंगे, ये चेयरमैन साहब का बयान है। लेकिन अगर हम नोटिफिकेशन पढ़ते हैं ना ध्यान से, तो हमारे पास में जो फैमिली की डेफिनेशन आती है ना, वो कुछ और आती है। तो इसमें आपको नंबर, मैं तो यही कहूँगा कि इसमें नंबर आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आपका एक लीगल कोर्ट में केस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें जो एडवर्टाइजमेंट है ना, इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो मेल एप्लीकेंट के लिए आप खुद, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपकी वाइफ, अगर अनमैरिड ब्रदर है ना, अगर उस आपके भाई की शादी नहीं हुई है तो वो भी आपकी फैमिली में आएगा, एंड आपके अगर कोई बेटा है तो वो भी आपकी फैमिली में आएगा। तो ये है मेल एप्लीकेंट। अगर मान लीजिए आपके भाई की शादी हो चुकी है और उसकी इनकम भी है आपकी फैमिली आईडी में 2 लाख रुपए, मान लीजिए उसकी इनकम है, फैमिली आईडी आपकी सेम है, हमने मान ली। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेल एप्लीकेंट के रूप में जो डेफिनेशन दी गई है उसमें मैरिड ब्रदर का कहीं भी जिक्र नहीं है। इसमें साफ बोल रहा है कि अनमैरिड ब्रदर ही फैमिली में काउंट होगा, मैरिड जो है वो काउंट नहीं होगा। लेकिन चेयरमैन साहब का कहना है कि हम जो है पूरी फैमिली को देखेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि भाई इसको मत छोड़ना आप, अगर आपके भाई शादीशुदा हैं और आपको नंबर मिल रहे हैं तो इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि ये एक लीगल पॉइंट है, कोर्ट में आप जा सकते हो तो आप जीतोगे भी, क्योंकि ये एक लीगल चीज़ें हैं। इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है फैमिली की डेफिनेशन। अगर मैं बात करूं फीमेल की, फीमेल अनमैरिड है तो क्या करना है, एक तो खुद की सैलरी काउंट होगी, एक उसके पिताजी की सैलरी काउंट होगी, एक उसकी माताजी की सैलरी काउंट होगी, और अनमैरिड ब्रदर अगर भाई की शादी नहीं हुई है तो उसकी सैलरी भी काउंट होगी। ये है एक फैमिली की डेफिनेशन। तो यहाँ पे भी मैरिड ब्रदर की सैलरी काउंट नहीं की गई है फीमेल के केस में भी। अगर मैं बात करूँ फीमेल मैरिड है, अगर मान लीजिए कोई फीमेल है उसकी शादी हो चुकी है तो खुद की सैलरी काउंट होगी, उसके हस्बैंड की सैलरी काउंट होगी, उसके ससुर की, उसकी मतलब सास की, और उसके अनमैरिड ब्रदर इन लो मतलब उसके देवर होंगे या फिर जेठ भी हो सकता है, जो कि आप अगर अनमैरिड है तो उनकी सैलरी भी काउंट होगी। अगर उनके कोई बेटा भी है तो उसकी भी सैलरी काउंट होगी। लेकिन उनकी फैमिली में अगर उनके देवर या फिर जेठ अगर मैरिड हैं तो उनकी सैलरी काउंट नहीं होगी, ये कहता है रूल। अब देख लेते हैं भाई डिवोर्स फीमेल एप्लीकेंट के लिए। तो इसमें क्या है, इसमें देखो वो खुद की सैलरी काउंट होगी, उनके पिता की, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिवोर्स है ना, अगर फीमेल जो है वो डिवोर्स है तो यहाँ पे उसके पिता की आय काउंट होगी, उसके माताजी की भी आय काउंट होगी, उसके जो अनमैरिड ब्रदर अगर उसका भाई क्या है अगर मान लीजिए अनमैरिड है तो उसकी भी काउंट होगी, अगर उसका कोई बेटा है तो उस बेटे की भी इनकम जो है अगर है तो काउंट होगी। इसके अलावा अगर मैरिड ब्रदर है तो उसकी इनकम काउंट नहीं होगी। ये साफ साफ फैमिली की डेफिनेशन दे रखी है इसके अंदर। चेयरमैन साहब का कहना है कि हम पूरे को ही मानेंगे, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर यही चीज़ें आपके साथ में अगर आपके भाई हैं जो मैरिड हैं तो आप इस नंबर को मत छोड़िएगा, क्योंकि आपको ये नंबर मिलेंगे, आप कोर्ट में भी जीतोगे। क्योंकि ये डेफिनेशन जो है एडवर्टाइजमेंट की उसमें आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं वो जो गलत हैं, जिनकी इनकम जो है वो ज़्यादा है, उन्होंने क्लेम कर रखे हैं तो उनको नंबर छोड़ने पड़ेंगे। साथ में ही मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा ये बोले कि मेरे घर में जॉब नहीं है, कोई कैंडिडेट ये बोले मेरे घर में जॉब नहीं है, लेकिन उनकी जो पैदावार है, चाहे ज़मीन मान लीजिए एक भाई है
जिसकी 8-10 किले ज़मीन है, ठीक है, 8-10 किले ज़मीन है, तो मैंने उस भाई को भी यही कहा, शायद 12 किले ज़मीन थे उसकी, 12 किले, तो कितने भी हो ज़्यादा किले हैं, तो मैंने उस भाई को भी यही कहा था, मैं बोल भाई अभी आप विड्रॉ कर लो। उसके घर में जॉब नहीं है कोई भी, लेकिन ज़मीन इतनी है कि 1,80,000 तो सालाना कमा ही सकता है, क्योंकि आपके जो अगर डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देखोगे ना इनकम की, तो इनकम में एग्रीकल्चर भी काउंट किया हुआ है। तो आपकी ज़मीन अगर मान लीजिए 8-10 किले हैं, 7-8 किले हैं, तो आपको भाई नंबर छोड़ने पड़ेंगे, ये एक ज़रूरी है। अगर यहाँ पे अगर आपकी शिकायत हो जाएगी बाद में, तो आपको डिबार भी किया जा सकता है, तो आपको नंबर छोड़ देने चाहिए, ठीक है। अगर आपकी जेन्युइन इनकम 1,80,000 से ज़्यादा है, आपको पता है कि हमारी इनकम जो है वो 1,80,000 से ज़्यादा है, तो आप इस नंबर को छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आपके मैरिड ब्रदर की इनकम काउंट हो रखी है उस फैमिली आईडी में, जैसे मान लीजिए 3 लाख आपकी फैमिली आईडी है, उसमें 2 लाख आपके मैरिड ब्रदर की है, मैरिड होना चाहिए लेकिन, तो आप मत छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है, फैमिली की डेफिनेशन में ये काउंट कर रखा है। तो मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसके अलावा भी कोई आपके डाउट हैं, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी जो है वो है द बर्निंग स्टडी के नाम से, ये मेरी पर्सनल आईडी ही है, आप मुझे आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। ये है बर्निंग स्टडी। तो आपको मैं कोशिश करी है मैंने सब कुछ समझाने की। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।